तो फ्रेंड्स अगली परिभाषा है भस्म प्रकरण। भस्मों की परीक्षा कैसे की जाती है इसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो भस्मों की परीक्षा के अंतर्गत कुछ भस्म बनने के बाद आचार्यों ने कुछ परीक्षा बताई है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमने जो भस्म बनाया है इसको अच्छी तरह से फूट लगे हैं और उसके सिद्धि लक्षण हमें देखने को मिले हैं। तो देख लेते हैं कि आचार्यों ने भस्मों की परीक्षा क्या क्या बताई है शास्त्रों में। जैसे कि आचार्य ने यहाँ पे बताया है वारितर परीक्षा, रेखापूर्ण परीक्षा, अपुनर्भव परीक्षा, उत्तम परीक्षा, निरुक्त परीक्षा, सूक्ष्म वर्ण्य श्लेष्ण अवामी, स्वाद रहित, निर्धूम, अम्ल परीक्षा, निश्चंद्र, लघुता, दंताग्रे, कचकचा भाव। एक एक लेके अब एक कंसेप्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि वारितरत्व क्या रहता है, रेखापूर्णत्व क्या रहता है, अपुनर्भवत्व क्या रहता है, उत्तम परीक्षा, निरुक्त परीक्षा, सूक्ष्म वर्ण्य श्लेष्ण अवामी, स्वाद रहित, निर्धूम, अम्ल परीक्षा, निश्चंद्रत्व, लघुता और दंताग्रे, कचकचा भाव। तो चालू करते हैं पहले कि वारितर परीक्षा आचार्य ने किसे कहा है, वारितर के अंतर्गत क्या आया है, ये पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं। तो वारितर एक ऐसी परीक्षा है फ्रेंड्स जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किसी भस्म अच्छी तरह से बनने के बाद हम उसको किसी भी लिक्विड मीडिया के ऊपर डाल देते हैं। उस लिक्विड मीडिया के ऊपर डालने के बाद वो भस्म उसके ऊपर फ्लोट होना चाहिए, उसे हम कहते हैं वारितर परीक्षा। वारी का मीनिंग होता है जल। वारी का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, वारी का मीनिंग होता है जल। तैरना मतलब तर, इसलिए उसे वारितर कहा है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया आपको कि वारितर क्यों कहा है। एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हम धातु की भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ, तर्जनी बोले तो ए और ए अंगुष्ठ, इस दोनों फिंगर से लेके अंगुली से दबाकर पानी में डाल देते हैं। डालने के बाद वो तैरती है भस्म, तो उसे हम वारितर भस्म कहते हैं। तो उसके हम डायग्राम्स देख लेते हैं फ्रेंड्स इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में कि वारितर हम किस तरह देखते हैं। तो दूसरी परीक्षा आचार्य ने बताई है कि रेखापूर्ण परीक्षा। रेखापूर्ण एक ऐसी परीक्षा है जिसमें तर्जनी और अंगुष्ठ अंगुली से भस्म को रगड़ने पर अंगुलियों के रेखाओं में प्रवेश कर जाए तो भस्म को रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। रेखापूर्ण सूक्ष्मता का प्रतीक है। तो आप समझ लेते कि रेखापूर्णत्व क्या है। रेखापूर्णत्व एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हम भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ में लेके देखते हैं। जो भस्म रहता है उसमें जो फाइन बनता है, तो अपने फिंगर्स के जो कुछ फिंगरप्रिंट दिख रहे हैं उसके अंतर्गत ये भस्म जाता है। जो कुछ लाइंस दिख रहे हैं फिंगर्स के उसमें वो जाना, इसका मतलब है कि वो भस्म अच्छी तरह से फाइन हो चुका है। फाइन होने की वजह से वो भस्म अपने फिंगर्स के जो कुछ पार्ट्स है उसके अंदर जाके बैठता है, इसलिए उसे रेखापूर्ण परीक्षा कहते हैं फ्रेंड्स। तो तीसरी परीक्षा आचार्य ने क्या बताई है, तीसरी परीक्षा आचार्य ने बताई है कि वो भस्म अपुनर्भव चाहिए। अपुनर्भव का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं। अपुनर्भव मतलब वो भस्म अपने क्रूड फॉर्म में या रॉ फॉर्म में हमें डबल हिट करने के बाद मिलना नहीं चाहिए, उसका मीनिंग होता है अपुनर्भव। पुनर्भव का मीनिंग होता है अगली पीढ़ी का निर्माण, लेकिन अपुनर्भव का मीनिंग होता है कि वो अगली पीढ़ी निर्माण ना हो सके, इसलिए उसे पुनर्भव कहते हैं, अपुनर्भव कहते हैं। तो अपुनर्भव प्रोसेस के अंतर्गत हम मित्र पंचक, जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, गुड़, गुंजा, टंकन, मधु और घृत, ये 5 पदार्थों को किसी भस्म को मिलाकर धमन करना, मतलब उसको हीट करना है। तो भस्म में कोई प्रकार की विकृति नहीं आनी चाहिए, मतलब वो मूल धातु पृथक नहीं होना चाहिए, उसे हम अपुनर्भव भस्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रजत भस्म लेते हैं, रजत भस्म को हम मूषा में जो मित्रपंचक बताए हैं जैसे कि गुड़, गुंजा, टंकन, मधु और घृत, इनके साथ हीट करते हैं तो रजत भस्म उसके पत्र फॉर्म में हमें नहीं मिलना चाहिए, उसे हम अपुनर्भव परीक्षा कहते हैं। समझ रहे फ्रेंड्स आप कि अपुनर्भव क्या रहता है। रजत भस्म बनने के बाद वो भस्म पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसको हमको मित्रपंचक के साथ धमन करना है। धमन का मतलब है मूषा में लेके उसको इंटेंस हीट देनी है। इंटेंस हीट देने के बाद वो रजत भस्म हमें रजत पत्र के फॉर्म में नहीं मिलना चाहिए। रजत पत्र जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसमें हमें नहीं मिलना चाहिए, उसे हम अपुनर्भव परीक्षा कहते हैं फ्रेंड्स। क्लियर हो गया आपको अपुनर्भव किसे कहते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि अपुनर्भव किसे कहते हैं। मित्र पंचक गुड़, गुंजा, टंकन, मधु और घृत के साथ किसी
पदार्थों को मिलाकर दमन करने से यदि कोई विकृति भस्म में नहीं हो, अर्थात मूल धातु पृथक नहीं हो, तो उसे हम अपुनर्भव कहते हैं। तो हमें मूल धातु नहीं चाहिए अपुनर्भव प्रोसेस के एंड में। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे जान लेते हैं कि उत्तम परीक्षा क्या है। उत्तम परीक्षा क्या रहती है। उत्तम परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसे हम उन्नम भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम एक पात्र में जल लेते हैं। जल लेने के बाद उसके ऊपर कोई भी धान्य जैसे कि राइस हो गया या गेहूँ हो गया वो डाल देते हैं। वो लाइट होने की वजह से उसके ऊपर तरंगता है या फ्लोट होता है। उसके ऊपर हम जो भस्म बनाया है अच्छी तरह से उसको हम डालते हैं। उसके ऊपर वो भस्म डालने के बाद वो उसके ऊपर तैरना चाहिए। वो धान्यादि अन्न की तरह वो भस्म के ऊपर तैरना चाहिए। उसे हम उन्नम परीक्षा कहते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि उन्नम किसे कहते हैं। और एक बार देख लेते हैं कि अपुनर्भव भस्म को बारीक पीसकर जल में छोड़ देने से तैरता रहता है। तैरते हुए भस्म के ऊपर कोई भी अन्न डाल दे तो वह धान्यादि अन्न हंस की तरह तैरता रहता है। ऐसे भस्म को वारितर या उत्तम भस्म भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे हमें एक पात्र में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पात्र निकालते हैं। वो पात्र में लिक्विड मीडिया भर देते हैं। लिक्विड मीडिया भर दिया, उसके ऊपर हम यहाँ पे भस्म छोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स, भस्म छोड़ देने के बाद यहाँ पे हम एक जैसे कि यहाँ पे हमने धान्य छोड़ा है। यहाँ पे ये धान्य के ऊपर हमें जो भस्म है वो तैरता दिखना चाहिए। उसे हम कहते हैं उन्नम परीक्षा। ये हो गया फ्रेंड्स कोई भी लिक्विड मीडिया, कोई भी लिक्विड मीडिया, उसमें हम ये डाल रहे हैं राइस का दाना। ओके फ्रेंड्स, और ऊपर से तो हम डाल रहे हैं किसी भी भस्म को। ये भस्म जो है उसके ऊपर तरंग रहा है या फैल रहा है, उसे हम कहते हैं उन्नम परीक्षा। ओके फ्रेंड्स, इसका डायग्रामेटिक पिक्चर हम देख लेते हैं आगे कि उन्नम परीक्षा कैसे की जाती है। तो अब निरुत्त परीक्षा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि किसी धातु, जैसे कि चांदी, किसी धातु भस्म बन गया, जैसे कि हमने सुवर्ण भस्म बना है, वो सुवर्ण भस्म को हमको चांदी के टुकड़ों के साथ मिलाकर मूषा में धमन करना है। धमन का मतलब है मूषा में रख के उसको तीव्र अग्नि देने हैं। तीव्र अग्नि देने के बाद जो सुवर्ण के कण है वो चांदी के ऊपर लेप नहीं करना चाहिए। लेप मतलब उसके ऊपर उन्होंने कोटिंग नहीं करना चाहिए। समझो सुवर्ण भस्म रजत के पत्रों पे समझो कोटिंग करता है तो ऑब्वियसली रजत जो मूल धातु है उसका वेट बढ़ जाता है। उसे हम कहते हैं निरुक्त परीक्षा। समझ गए फ्रेंड्स। किसी धातु भस्म को हमें क्या करना है, चांदी के टुकड़ों के साथ लेकर मूषा में रखकर धमन करना है। धमन करने के बाद उस भस्म का कुछ भी अंश चांदी के साथ नहीं चिपकना चाहिए। चिपकता है तो उस भस्म में वेट गेन देखने को मिलता है। चिपकना नहीं चाहिए। उस परीक्षा को हम निरुक्त परीक्षा कहते हैं। और ऐसा ही भस्म को भी अपुनर्भव भी आचार्यों ने बताया है। जैसे कि मैंने अपुनर्भव की परिभाषा में बताया था कि वो जो है मेटल अपने क्रूड फॉर्म में नहीं आना चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स। निरुक्त परीक्षा में हम किसी भी धातु को रजत पत्रों के साथ मूषा में हीट देते हैं। हीट देने के बाद वो जो भस्म है रजत के या चांदी के ऊपर कोटिंग नहीं करना चाहिए। कोटिंग करता है तो भस्म अच्छी तरह से बना नहीं है फ्रेंड्स। उसे हम कहते हैं निरुक्त परीक्षा। तो अगली परिभाषा आचार्यों ने बताई है कि अवामी परीक्षा क्या है। अवामी परीक्षा के अंतर्गत हमें क्या मीनिंग लेना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी भस्म को बनाते हैं, भस्म बनाने के बाद उस भस्म को किसी भी प्रकार का वोमिटिंग सेंसेशन, नॉशिएटिंग फीलिंग नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हम ताम्र भस्म बनाते हैं या सुवर्णमाक्षिक बनाते हैं तो उसमें कॉपर का अंश रहता है, तो वह भस्म हम सेवन करने के बाद हमें
वोमिटिंग फीलिंग, नॉसिएटिंग फीलिंग लगती है, वैसी फीलिंग हमें नहीं आनी चाहिए, और उसे हम कहते हैं अवामी परीक्षा। ओके फ्रेंड्स, अवामी का मतलब है वो भस्म सेवन करने के बाद हमें वोमिटिंग सेंसेशन नहीं आना चाहिए, उससे ही आचार्यों ने कहा है अवामी परीक्षा। तो एक बार देख लेते कि अवामी किसे कहते हैं। किसी भस्म को, विशेषकर ताम्र स्वर्णमाक्षी भस्मों को ये परीक्षा की जाती है। कौन से भस्म को फ्रेंड्स? ताम्र भस्म जिसे हम कॉपर बोलते हैं, स्वर्णमाक्षी भस्म जिसे हम कॉपर पैराइट कहते हैं, वो कॉपर से ही मेन इंग्रेडिएंट से बनते हैं। भस्म का थोड़ा भी अंश जीभ पे रखने के बाद हल्लास, थूंकी या मिचली जिसको नौशा कहते हैं, मेटेलिक टेस्ट, ओमिट आदि न हो तो उस भस्म को हम अवामी भस्म कहते हैं। यह परीक्षा सभी भस्मों के लिए करनी चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स? अवामी परीक्षा से हम ये साध्य करना चाहते हैं कि जो भस्म हमने बनाया है वो भस्म हम जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर रखते हैं तो उसके सेवन करने के बाद हमें किसी प्रकार का वोमिटिंग सेंसेशन, नॉसिएटिंग सेंसेशन फील नहीं होना चाहिए। उस भस्म को हम अच्छी तरह बनाया हुआ भस्म कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बता है अम्ल परीक्षा। अम्ल परीक्षा के अंतर्गत क्या बताया देख लेते हैं। जैसे कि ताम्र भस्म, स्वर्णमाक्षी भस्म और तुत्त भस्मों के लिए परीक्षा आवश्यक बताई है। जैसे उपरोक्त भस्मों के ऊपर नींबू स्वरस आदि खट्टे द्रव्य डालने पर यदि अपक्व भस्म होगी तो तुत्थ के रंग जैसा हरिताभ रंग हो जाएगा। यही परीक्षा खट्टा दही लेने पर भी करते हैं तो ऐसा ही होगा। पीतल के पात्र में भी यदि भस्म रख कर छोड़ देने पर ऐसा ही रंग अपने को देखने को मिलेगा, तो भस्म अपक्व रहता है। तो इसे थोड़ा डिटेल में देख लीजिए कि अम्ल परीक्षा से आचार्य क्या कहना चाहते हैं, अम्ल परीक्षा से आचार्य को क्या अभिप्राय थे। जैसे कि ताम्र भस्म हो गया, स्वर्णमाक्षी भस्म हो गया, तुत्त भस्म हो गया, इनमें मेन मेटल है कॉपर। ये जब भस्म प्रॉपरली नहीं बनते हैं, समझो बन भी गए हो तो हमको उन्हें परीक्षा करनी है, अम्ल परीक्षा करनी है उन्हें। इसलिए हम नींबू स्वरस जो अम्ल रसात्मक है या खट्टा दही है उसको लेते हैं। तो नींबू स्वरस के ऊपर हम उस भस्म को या नींबू को उस भस्म के ऊपर डालते हैं तो वो भस्म का रंग जो है हरिताभ वर्ण नहीं होना चाहिए, उसमें ग्रीनिश डिसकलरेशन हमको नहीं चाहिए। ये हो गया अम्ल परीक्षा। फॉर एग्जाम्पल हमने दधी लिया और दधी के ऊपर हमने एक पात्र में ताम्र भस्म डाला, दूसरे पात्र में स्वर्णमाक्षी और तीसरे पात्र में डाला तुत्त भस्म। ये तीनों पात्र में हमें ग्रीनिश डिसकलरेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। ग्रीनिश डिसकलरेशन हमें देखने को मिलता है तो वो भस्म अच्छी तरह से बना नहीं है। ये भस्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा दधी परीक्षा के नाम के अंतर्गत ताम्र भस्म के लिए आचार्य ने बताई है। जिस भस्म का डिसकलरेशन आफ्टर 24 आवर्स पे देखने को नहीं मिलता वो भस्म अच्छी तरह से बनता है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया आपको अम्ल परीक्षा फ्रेंड्स?